स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड। इसमें देखिए फ्रेंड्स, प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 वालों के लिए है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन सेट 2 को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सेट 1 मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विषय है सामाजिक विज्ञान और आपको जो समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब है आपको 1.5 घंटा समय मिलेगा और आपका टोटल पूर्णांक जो होगा ना वो 40 का होगा। ठीक है, और 40 क्वेश्चन भी रहेगा, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक का होगा, मतलब 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। पहला ऑप्शन देखिए लुई 14वां, दूसरा ऑप्शन देखिए लुई 15वां, तीसरा ऑप्शन देखिए लुई 16वां और चौथा ऑप्शन देखिए लुई 17वां। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, लुई 16वां का उस समय शासन था। ठीक है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की जब क्रांति हो रहा था उस समय लुई 16वां का शासन था। आप इसे याद रखिएगा। आगे है देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है द स्पिरिट ऑफ लव नामक पुस्तक का लेखक कौन था। पहला ऑप्शन देखिए वोल्टेयर, दूसरा ऑप्शन देखिए मॉन्टेस्क्यू, तीसरा ऑप्शन देखिए दिदरो और चौथा ऑप्शन रूसो। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मॉन्टेस्क्यू था। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लव नामक पुस्तक का लेखक मॉन्टेस्क्यू था। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए इसका पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में कहता है मेटरनिक, दूसरा ऑप्शन देखिए मेजनिक और तीसरा ऑप्शन देखिए विस्मार्क और चौथा ऑप्शन देखिए रूसो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मेजिनी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे 4 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। पहला ऑप्शन देखिए 1851 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन देखिए 1861 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन देखिए 1871 ईस्वी और चौथा ऑप्शन देखिए 1881 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1871 ईस्वी में जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, आप इसे कर लीजिए नोट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे है 5 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है फ्रेडरिक सोरियू कौन था। पहला ऑप्शन देखिए फ्रांसीसी चित्रकार, दूसरा ऑप्शन देखिए जर्मन दार्शनिक, तीसरा ऑप्शन देखिए ऑस्ट्रेलिया का इतिहासकार और चौथा ऑप्शन देखिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, फ्रांसीसी चित्रकार। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियू जो थे ना वो फ्रांसीसी चित्रकार थे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। आगे है 6 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। पहला ऑप्शन 1870 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1875 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1880 ईस्वी और चौथा ऑप्शन 1893 ईस्वी। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1893 ईस्वी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है चौरा चौरी में हिंसात्मक घटना कब हुई। पहला ऑप्शन देखिए 5 फरवरी 1922, दूसरा ऑप्शन देखिए 8 नवंबर 1924, तीसरा ऑप्शन और 10 फरवरी 1927 और चौथा ऑप्शन 9 अप्रैल 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। पहला ऑप्शन देखिए 1918 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन देखिए 1919 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1920 ईस्वी और चौथा ऑप्शन 1921 ईस्वी। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1919 ईस्वी। ठीक है, अब इसे याद रखिएगा। फिर आगे देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। पहला ऑप्शन देखिए आनंद मठ, दूसरा ऑप्शन गीतांजलि, तीसरा ऑप्शन गीता रहस्य और चौथा ऑप्शन हिंद स्वराज। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, आनंद मठ पुस्तक से वंदे मातरम गीत को लिया गया है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है बापू किसे कहा जाता है। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही है। पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है 11 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन इनसे कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। आप इसे याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है 12 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पहला ऑप्शन देखिए पंजाब, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश का मैदान,
तीसरा ऑप्शन हरियाणा और चौथा ऑप्शन उत्तराखंड। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला ऑप्शन देखिए लाल और पीली, दूसरा ऑप्शन काली, तीसरा ऑप्शन जलोढ़ और चौथा ऑप्शन ज्वारी। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है या फिर मृदा पाई जाती है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। पहला ऑप्शन काली, दूसरा ऑप्शन जलोढ़, तीसरा ऑप्शन लाल और चौथा ऑप्शन लैटराइट। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, काली मिट्टी को हम लोग, काली मृदा को क्या कहते हैं, रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। पहला ऑप्शन देखिए संयुक्त वन प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन देखिए चिपको आंदोलन, तीसरा ऑप्शन बीज बचाओ आंदोलन और चौथा ऑप्शन वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे 16 नंबर क्वेश्चन। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। पहला ऑप्शन देखिए 8%, दूसरा ऑप्शन देखिए 16%, तीसरा ऑप्शन देखिए 32% और चौथा ऑप्शन देखिए 1%। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 8% पाई जाती है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आगे है 17 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। पहला ऑप्शन देखिए 1952, दूसरा ऑप्शन 1986, तीसरा ऑप्शन 1972 और चौथा ऑप्शन 1992। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1972 को भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है 18 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन विनोबा भावे। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे 19 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन झारखंड, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन पंजाब और चौथा ऑप्शन राजस्थान। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, झारखंड में। ठीक है, फिर आगे है 20 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, गुजरात। सरदार सरोवर बांध से गुजरात प्रभावित होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आगे 21 नंबर का क्वेश्चन। औसत आयु प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। पहला ऑप्शन देखिए देश की कुल आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या, दूसरा ऑप्शन देखिए देश की कुल आय गुना देश की कुल जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन देश की कुल आय जोड़ देश की कुल जनसंख्या और चौथा ऑप्शन देश की कुल आय घटाओ देश की कुल जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, देश की कुल आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या। औसत आय की गणना देश की कुल आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या से की जा सकती है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन देखिए प्रति व्यक्ति आय, दूसरा ऑप्शन देखिए मानव विकास सूचकांक और तीसरा ऑप्शन देखिए सकल घरेलू उपाय और चौथा ऑप्शन देखिए जनसंख्या। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है नवीकरणीय साधन का उदाहरण खाली जगह है। पहला ऑप्शन देखिए कोयला, दूसरा ऑप्शन पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन भूमिगत जल और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है लोगों के विकास के लक्ष्य खाली जगह होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए समान, दूसरा ऑप्शन देखिए भिन्न या परस्पर विरोधी, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, भिन्न या परस्पर विरोधी। ठीक है, आगे है 25 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को
₹10 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा ₹15 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को ₹80 में बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? पहला ऑप्शन देखिए गेहूं, दूसरा ऑप्शन देखिए आटा, तीसरा ऑप्शन देखिए चीनी एवं तेल और चौथा ऑप्शन बिस्कुट। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, बिस्कुट। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आगे है 26 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है? पहला ऑप्शन सेवा, दूसरा ऑप्शन कृषि एवं सहायक, तीसरा ऑप्शन द्वितीयक और चौथा ऑप्शन प्राकृतिक। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, द्वितीयक। द्वितीयक क्षेत्रक के भाग हैं। ठीक है। आगे है 27 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलती है। इन दोनों में किसका कार्य क्षेत्रक संगठित है और किसका असंगठित है? पहला ऑप्शन अनीता असंगठित तथा सीता संगठित, दूसरा ऑप्शन अनीता संगठित तथा सीता असंगठित, तीसरा ऑप्शन अनीता संगठित तथा सीता संगठित और चौथा ऑप्शन अनीता असंगठित तथा सीता असंगठित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अनीता असंगठित तथा सीता संगठित। ये देखिए फ्रेंड्स, अनीता जो है ना वो साड़ी की दुकान में काम करती है जो कि ये असंगठित है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए सीता जो है ना वो सरकारी अस्पताल में नर्स है, इसलिए ये सीता जो है वो संगठित है। संगठित सरकारी क्षेत्र में जो होता है ना संगठित होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में हो जाते हैं वो क्या होते हैं? असंगठित। तो आप इसे याद रखिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है 28 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य खाली जगह होता है। पहला ऑप्शन देखिए पहले से ही शामिल, दूसरा ऑप्शन बाद में शामिल, तीसरा ऑप्शन शामिल नहीं और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पहले से ही शामिल है। ठीक है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे है 29 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? पहला ऑप्शन 2005, दूसरा ऑप्शन 2006, तीसरा ऑप्शन 2007 और चौथा ऑप्शन 2008। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 2005 ईस्वी में। ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? पहला ऑप्शन प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन द्वितीयक, तीसरा ऑप्शन तृतीयक और चौथा ऑप्शन चतुर्थ। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, तृतीयक क्षेत्रक में भंडार को शामिल किया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। आगे है 31 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? पहला ऑप्शन देखिए देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, तीसरा ऑप्शन विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा और चौथा ऑप्शन अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आगे है 32 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 40 और चौथा ऑप्शन 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 40%। ठीक है। आगे है 33 नंबर का प्रश्न। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? पहला ऑप्शन देखिए 1956, दूसरा ऑप्शन 1958, तीसरा ऑप्शन 1960 और चौथा ऑप्शन 1962। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1960 ईस्वी में। ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। आगे फिर है देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 17, तीसरा ऑप्शन 19 और चौथा ऑप्शन 22। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 22। संविधान में कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है 35 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए भारतीय संघ, राष्ट्रपति, राज्य, उपराष्ट्रपति, नगर निगम, मेयर, ग्राम पंचायत, सरपंच या मुखिया। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, भारतीय संघ। तो यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं, भारतीय संघ में प्रधानमंत्री होता। ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है 7 पार्टी अलायंस सप्त गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन नेपाल, तीसरा ऑप्शन बोलीविया और चौथा ऑप्शन श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, नेपाल में। ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए।
फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? पहला ऑप्शन देखिए अमेरिका, ऑप्शन देखिए तालिनी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन देखिए अफ्रीका और चौथा ऑप्शन देखिए यूरोप। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना दक्षिणी अमेरिका। बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। आप इसे ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए आप इसे। फिर आगे देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन देखिए फेडेकोर, दूसरा ऑप्शन देखिए सेवन पार्टी अलायंस, तीसरा ऑप्शन देखिए वामसेफ और चौथा ऑप्शन देखिए नेशनल अलायंस फॉर प्लस मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का फेडेकोर। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आगे है 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन देखिए राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। दूसरा ऑप्शन देखिए दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज्यादा लोगों तक फैलता रहता है। और तीसरा ऑप्शन देखिए दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते हैं जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और चौथा ऑप्शन देखिए दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन और ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए कहता है नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? पहला ऑप्शन देखिए गिरिजा प्रसाद कोइराला, दूसरा ऑप्शन देखिए राजा ज्ञानेंद्र और तीसरा ऑप्शन देखिए राजा वीरेंद्र और चौथा ऑप्शन देखिए राजा महेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, राजा वीरेंद्र। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग जैक क्लास 10th का सोशल साइंस का सेट 2 को कंप्लीट किए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं ऐसे नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।